वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इट्स मी विद्या भारती बैक टू द चैनल। और जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, इससे पहले हमने एग्रीकल्चर मिनरल बेस्ड क्वेश्चन और उसके बैक बेस्ड कीमाइक्यूज कर लिया था। मेरी आवाज़ में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते गला थोड़ा बैठ गया है। आई होप यू विल मैनेज, क्योंकि मैं ऑफ नहीं कर सकती। आपका एग्जाम 7 मार्च के है और उससे पहले मुझे 2 हुआ खत्म कर रहा है, क्वालिटी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ठीक है, हम अच्छे से पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ मतलब ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है तो मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ दूंगी, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी, खासकर जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पिछली क्लास में मैंने सोर्स में भी डाला था, कल साइंस का पेपर था और मैंने बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स जो है वो हिंट कराए थे कि वो एग्जाम में आएंगे। जैसे डबल सेचुरेशन जो आया है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के क्वेश्चंस आएंगे, आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन आए थे, फिर फोटोसिंथेसिस से डार्क तेल वाला जो क्वेश्चन है वो भी आया था, अमीबा से लाइफ प्रोसेस की अमीबा से क्वेश्चन आया था। तो ठीक है, जहाँ तक मुझे बच्चों के रिव्यू मिले हैं, साइंस का पेपर अच्छा हुआ और उनका अच्छा पेपर गया है। आई होप आपका आगे भी पेपर अच्छा जाए। आपका हिंदी का एग्जाम है, ठीक है, और उसके बाद आपका SST है, तो अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सबसे पहले अगर हम मैन्युफैक्चरिंग का मतलब समझ लें कि मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। इट इज अ प्रोसेस, ठीक है, ये एक तरीका है जिसमें हम रॉ मटेरियल को, कच्चे पदार्थ को, ठीक है, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर देंगे। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू मोर वैल्यूएबल फिनिश गुड्स और मोर वैल्यूएबल। देखिए रॉ मटेरियल क्या होता है समझिए। जैसे मान लीजिए हमने अपने खेत में टमाटर उगाए, ठीक है, टमाटर क्या है, कच्चा पदार्थ है, ठीक है, क्योंकि हमने उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाए, जैसा था एज यूजुअल वैसा उसका इस्तेमाल करेंगे। एक टमाटर हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग। जब यही टमाटर सप्लाई होता है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में और वहाँ इस टमाटर को क्या बनाते हैं, टोमेटो केचप खाते हैं ना आप लोग, टोमेटो केचप। तो हमने टोमेटो से टोमेटो केचप बना दिया। बट आप समझिए, टोमेटो से ज्यादा वैल्यूएबल और उससे ज्यादा दाम या कॉस्ट टोमेटो केचप का होता है मामले में। ठीक है, तो हमने क्या किया, रॉ मटेरियल से हमने एक ऐसा गुड्स में कन्वर्ट किया जो कि फाइनल भी है, मतलब वो डायरेक्ट फाइनल गुड्स का मतलब वो होता है जो डायरेक्ट मार्केट में हम सप्लाई कर रहे हैं, लोग उसको खरीद रहे हैं, उसमें और कोई फर्दर चेंजेस नहीं आ रहा है। वही वो गुड्स है जिसका दाम दुकानदार वसूल रहा है ताकि वो अपने पीछे के जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी लोग हैं उसको दे सकें। तो फाइनल वो होते हैं जो मार्केट में आते हैं, जिसपे टैक्स लगता है, जो कस्टमर खरीदते हैं और उसमें और मतलब बदलाव की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आपका GDP जब कैलकुलेट होता है यही फाइनल गुड्स कैलकुलेट होता है, इंटरमीडिएट गुड्स कैलकुलेट नहीं होते। ठीक है, मैं आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ा दी इंटरमीडिएट क्या होता है, फाइनल गुड्स क्या होता है। ठीक है, तो समझिए मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू मोर फिनिश्ड वैल्यूएबल गुड। ये नाउ अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें, क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, तो समझिए पहला तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। हम लोग कॉटन उगाते हैं खेतों में और कॉटन से हम लोग कॉटन के कपड़े बनाते हैं। तो कॉटन फ्रूट्स आर मोर वैल्यूएबल देन कॉटन। कॉटन आपका रॉ मटेरियल हो गया और ये जो क्लॉथ है ये आपको फिनिश्ड वैल्यूएबल गुड्स। नाउ हम इम्पोर्टेंस की बात करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जितना ज्यादा हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग चीजें होगी उतना ज्यादा हम उसको सप्लाई करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और उतना ज्यादा हमारे भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। या इंडिया में अंदर भी अभी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और हम आपस में ट्रेड कर रहे हैं तो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। नाउ रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या है ना कि 18% ही है जो GDP एग्रीकल्चर देता है। एग्रीकल्चर क्या है कि हमारे पास लैंड कम बचा है और उसमें भी कॉम्पिटिशन है और सारे लोग अगर एग्रीकल्चर में चले जाएंगे तो हमारे पास अपनी चीजें नहीं है तो हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते। तो अगर हम कम से कम एग्रीकल्चर पे डिपेंड होंगे, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दें तो उनको ज्यादा बेनिफिट होगा किसी भी इकोनॉमी में। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट और उसमें होता है मैन्युफैक्चरिंग में आप वर्कर्स जो है
या बड़े बड़े कंपनी के सीईओ या फिर इंडस्ट्री के ओनर होते हैं, ओनर के अंदर भी बहुत सारा पोस्ट होता है, इंजीनियर होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो आपको वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने की चांस बढ़ जाएंगी। प्रमोट मॉडर्नाइजेशन, जितनी सारी जैसे एग्रीकल्चर में हमने ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करी, चीजों को क्या है मॉडर्नाइजेशन। तो मैन्युफैक्चरिंग में आप नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे पहले कपड़े हाथ से बनने में टाइम लगता था, अब कपड़े मशीन से बनते हैं तो जल्दी बनते। ठीक है, तो इसी का वजह मॉडर्नाइजेशन से चीजें बहुत फास्ट होगी और नेशनल इनकम में इंक्रीजमेंट होगी। नेशनल इनकम क्या होता है, जो नेशन अर्न करता है पूरे एक साल, ठीक है, अपने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करके। ठीक, तो ये नेशनल इनकम भी बढ़ेगा आप लोग की, अगर हमारा जो फाइनल गुड्स है उसकी संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है ना। टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्री इसमें दो पार्ट्स है, एक है बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, दूसरा है बेस्ड ऑन ओनरशिप। रॉ मटेरियल कच्चे पदार्थ की बात करें, मतलब किस जगह से आप कच्चे पदार्थ ले रहे हो, ठीक, कहाँ से ले रहे हो। दो है, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। ठीक है, आपके बुक में दो है। एग्रो बेस्ड का मतलब होता है एग्रीकल्चर, कृषि, खेत, इन सब जगह से हम जब कच्चे पदार्थ लेते हैं उसको एग्रो बेस्ड बोलते हैं। जैसे कॉटन, मैंने आपको टोमेटो का एग्जांपल बताया, पोटैटो चिप्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एग्रो बेस्ड। कॉटन, शुगर, फिश इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, और ये सब एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज में से आ जाएंगे। फॉरेस्ट में भी कोई चीज लेना, दैट इज आल्सो एग्रीकल्चर बेस्ड। नाउ मिनरल बेस्ड, मिनरल बेस्ड में क्या होता है, हम मिनरल्स को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जैसे आयरन, कोल, सीमेंट इंडस्ट्रीज, माइका, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, ये सब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। ठीक है, तो टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आपको समझ में आएगा। दूसरा है बेस्ड ऑन ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब अधिकार होगा। ठीक है, अधिकार के आधार हो, अधिकार के आधार पर इंडस्ट्री को चार भाग में डिवाइड किया गया, प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट, कोऑपरेटिव। ठीक है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज जैसे आपका रिलायंस, जहाँ पे जो ओनर है वो भाई प्राइवेट पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप है, यहाँ गवर्नमेंट नहीं ओन करेगी, प्राइवेट कंपनी से ओन करेगी। पब्लिक में आपका हो गया रेलवेज, एनटीपीसी, स्टेट, ये सारी कंपनीज हैं जिनके एक सरकार होंगे, इसीलिए इनको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर में आप कोऑपरेटिव का एग्जाम्पल तो ऑनर होगा। ज्वाइंट में आप कुछ भी डाल सकते हैं, ज्वाइंट सेक्टर का मुझे याद नहीं है, मैं गलत पढ़ाऊंगी नहीं। ज्वाइंट सेक्टर सर्च कर लीजिएगा, वो सेक्टर, हाँ, पीपीपी मॉडल सेक्टर। अगर आप अभी कोई हाईवे बनवाना है, कोई हाईवे बनाना है या कोई टॉल टैक्स कलेक्ट करने के लिए हमने टॉल बना दिया, तो ये पीपीपी मॉडल चलता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जैसे जहाँ पे सरकार इन्वेस्ट की या सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को इन्वेस्ट करने के लिए बोला और उसके बाद प्राइवेट कंपनीज उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए टॉल टैक्स इकट्ठा करेंगी। मतलब ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों के आपसी समर्थन से चलाया जाएगा। इसी को बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव करने क्या होता है, जहाँ पे लोग आपस में मिलते हैं। जैसे मान लीजिए अमूल सबसे बड़ा कोऑपरेटिव सेक्टर का एग्जाम्पल है। 10 लोग हैं, मान लीजिए 10 लोगों को एक मिल्क की इंडस्ट्री चलानी है। ठीक है, 10 लोग आए, 10 लोगों ने आपस में अपने जितने भी सेविंग्स उसको एक जगह रखा, उस सेविंग्स से उसने वहाँ का सामान खरीदा, छोटी मोटी चीजें, और अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट। ठीक है, मिल्क का उत्पादन शुरू किया। जैसे जैसे आपकी इंडस्ट्री, इसमें जो मालिक है वो 10 होंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा वो 10 में कटेगी, इन्वेस्टमेंट भी 10 करेंगे। तो यहाँ पे जो ओनरशिप है वो जो 10 पीपल, जो 10 लोग हैं उनके यहाँ पे रहेगा। इन्वेस्टमेंट भी 10 करेंगे, काम भी करेंगे, प्लानिंग, मैनेजमेंट, ये लोग आपस में बातचीत करके कर लेंगे। ये कोऑपरेटिव सेक्टर का एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे पास अमूल है ना। फैक्टर्स और टेक्निक लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, किस जगह पर इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, ये क्या कारण है, क्या कारण है जिससे इंडस्ट्रीज वहाँ होनी चाहिए। तो अगर हम क्रिटिकल फैक्टर्स की बात करें
ये देखिए तो हमें दर्जे पदार्थ मिलने चाहिए, जैसे कि कॉटन की इंडस्ट्री ज्यादातर वही है जहाँ कॉटन है। शुगर बेस्ड इंडस्ट्री वही है ज्यादातर शुगर केन मिलता है। क्योंकि आप समझिए, यहाँ टोमेटो कैल्शियम या टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, टमाटर खराब हो जाएंगे, ये पेरिसेबल गुड्स है, ये खराब हो जाएंगे। इसीलिए ज्यादातर टोमेटो केचप की इंडस्ट्री वही होती है जहाँ पर टोमेटो का सप्लाई है। कॉटन भी खराब हो जाएगा, मॉइस्चर लग जाएगा, तो कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री भी वही होती है। सेम ऐसे कोल बेस्ड आयरन बेस्ड के साथ भी होता है। झारखंड में जलिया हो गया, वेस्ट बंगाल में रानीगंज हो गया, यहाँ पे आपको आयरन और कोल के माइंस बनते हैं और क्योंकि यहीं से निकाला जाता है और इसी के इर्द इंडस्ट्री लगाई जाती है ताकि आपका रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी हो जाए, पावर सप्लाई हो और वाटर की तकलीफ हो। अगर ये फिजिकल फैक्टर्स है तो वहीं पे इंडस्ट्री लगाना उचित होता है। अगर आप ह्यूमन फैक्टर्स की बात करें तो लेबर, जहाँ पर सस्ते लेबर होंगे वहाँ लागत कम होगा और आउटपुट ज्यादा आएगा, मतलब प्रॉफिट ज्यादा होगा। कैपिटल, पूंजी, पूंजी जो जितना ज्यादा इन्वेस्ट करना उतना ज्यादा, मतलब वहाँ कैपिटल अगर आपके पास ज्यादा है, ठीक है, ह्यूमन्स के पास, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से बिजनेस को रन कर पाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होनी चाहिए इस एरिया में और मार्केट की सुविधा होनी चाहिए। अगर ये सारी सुविधा होती है जो भी जाएंगे वहाँ पे एक इंडस्ट्री जो है वो स्टैब्लिश हो सके। अब क्लियर होगा वो। इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज बहुत सारे हैं, 2-3 है, मैंने इस क्लास में मैंने आपको एक ही कवर किया है, लेकिन मैंने बोला था मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाऊंगी, मैं ऐसे बनाऊंगी कि आपको रिविजन करने में दिक्कत है, ठीक है। तो अगर हम इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज की बात करें, सबसे पहले है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब कॉटन के बने कपड़ों की इंडस्ट्री। ये भारत की सबसे पुरानी और सबसे फेमस इंडस्ट्रीज में से एक है। ये कॉटन इंडस्ट्री ही है जो भारत को बहुत ज्यादा रिच बनाई थी प्राचीन काल में भी और मध्य काल में भी। और अभी विदेशों के आने से पहले भारत में कॉटन बहुत ज्यादा फेमस है। इसके जो कपड़े हैं मुस्लिम और भी बहुत सारे कपड़े हैं, तो कपड़े चीजें मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो कपड़े वर्ल्ड ओवर पे फेमस थे, ठीक है। तो ये सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है। सबसे पहले इसकी शुरुआत मुंबई और अहमदाबाद जैसे जगहों में थी। 1853 में पहला कॉटन मिल खुला था मुंबई, ठीक है। अब और इसका अगर पॉजिटिव चीज देखें कॉटन का, तो कॉटन जो है वो इकॉनमी जनरेट करती है, ठीक है, सबसे पुरानी इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे है, ये एक्सपोर्ट करती है बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर हम नेगेटिव चीजों की बात करें तो यहाँ पे पावर शॉर्टेज अगर हो गया, तो पावर शॉर्टेज की वजह से जो पावर लूम से काम करना बंद कर देंगे तो चीजें जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएंगी। या कॉटन का कॉम्पिटिशन आप अदर सिंथेटिक कपड़ों से ही होता है, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, क्योंकि ये सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, सिंथेटिक है, तो इसका फिजिकल प्रक्रिया नहीं, कॉटन को उगाने का प्रक्रिया है। बारिश होगी, 210 दिन का मॉइस्चर, जो 10 दिन मॉइस्चर फ्री रूम चाहिए, फिर इतने दिन वो उगेगा, इतने दिन हम उसको काटेंगे, उसके धागे निकालेंगे, इसका एक प्रोसेस है। फिर सिंथेटिक फाइबर का प्रोसेस नहीं है, तो कॉम्पिटिशन ज्यादा है कि लोग कॉटन को छोड़ के उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक कॉम्पिटिशन की वजह से आप कह सकते हैं, ठीक है, कि जो इंडस्ट्री है उसमें नेगेटिव चीजें आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। मैं अगले क्लास में ये टॉपिक खत्म कर दूंगी और अगर DY कर पाऊँ तो भले ये 2 दिन में खत्म हो जाए, तो मैं इसके बाद क्वालिटी आराम से स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, मेरा साथ रहिए एंड फिर थैंक यू सो मच।